जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ डिफैक्ट वर्ल्ड। इंडियन ओशन दुनिया के ट्रेड रूट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से हर साल लगभग 9.84 बिलियन टन्स का कार्गो कैरी करने वाले 90,000 से भी ज्यादा वेसल्स ऑपरेट करते हैं। वर्ल्ड का 40% ऑफ ऑयल ट्रेड इसी रूट से होता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजर इस रूट पे होती है। इसकी सिक्योरिटी हर देश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें हमारा देश भारत भी है, जिसका कोस्टलाइन 6,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ऐसे में हमारी नेवी का स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए इंडियन नेवी हमेशा से नए टेक्नोलॉजीज और वेसल्स को अपने फ्लीट में शामिल करते आई है, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें, तो इंडियन नेवी को एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 1961 में आईएनएस विक्रांत से शुरुआत करके फिर आईएनएस विराट और आईएनएस विक्रमादित्य ने इंडियन नेवी में सर्व किया है। पिछले 10 सालों में ही इंडियन नेवी में 40 नए वेसल्स को इंडक्ट किया गया है, जिसमें से 39 वेसल्स मेड इन इंडिया है। और इसी में हमारा खुद का बनाया हुआ आईएनएस विक्रांत भी है, जो भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। अब तक इंडियन नेवी ने 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को यूज किया है, जिसमें फर्स्ट आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विराट रिटायर किए जा चुके हैं, और आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत अभी हमारे देश की रक्षा में खड़े हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे फ्यूचर के प्रोजेक्ट आईएनएस विशाल के बारे में। आईएनएस विशाल जो एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला था। लेकिन क्या सच में भारत ने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के प्लान को ड्रॉप कर दिया है? क्या IAC-2 प्रोजेक्ट होल्ड पे है या कैंसिल कर दिया गया है? आज हम इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। IAC-3, जिसे आईएनएस विशाल नाम दिया गया है, भारत का तीसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। क्योंकि आईएनएस विशाल, जिसे लोग समझते थे कि एक कैरियर का नाम है, एक्चुअली में ये इंडियन नेवी के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का नाम है। आईएनएस विशाल प्रोजेक्ट के अंडर एक ऐसे कैरियर शिप को बनाया जाना था, जो 70 से 80,000 टन के डिस्प्लेसमेंट वाला फ्लैट टॉप न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला था। लेकिन एक न्यूक्लियर पावर्ड इंजन को बनाने में काफी वक्त लगता है, और इसकी हैवी टाइमलाइन को देखते हुए बाद में इसे कन्वेंशनली बट इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजन से इक्विप किए जाने का प्लान किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर्ड प्रोपल्शन सिस्टम डीजल पावर्ड इंजन से ज्यादा रिलायबल और पावरफुल होते हैं। आईएनएस विशाल, जो पहले IAC-2 होने वाला था, अब IAC-3 कर दिया गया है, और करंटली एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-2 को बनाया जा रहा है, जो कि विक्रांत क्लास का दूसरा कैरियर होगा। बट ये कैरियर साइज में बड़ा और एडवांस रहने वाला है, और संभव है कि इसमें इमल्स टेक्नोलॉजी को भी इक्विप किया जाए। ये टेक्नोलॉजी जो अब तक भारत बाहर के देशों से इंपोर्ट करने जा रहा था, अब BL द्वारा इंडिया में ही बनाया जा रहा है, और इसका एक प्रोटोटाइप भी रेडी किया जा चुका है, जो UAVs को लॉन्च कर सकता है। अगर बात करें आईएनएस विशाल की करंट स्टेटस की, तो ये प्रोजेक्ट कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रखा गया था, पर अब खबर आ रही है कि इसकी डिजाइनिंग फिर से शुरू कर दी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए IAC-3 की डिजाइन को फॉरेन फर्म्स के साथ भी डिस्कस किया जा रहा है। इसमें कैटोबार सिस्टम, इमोल्स और पावरफुल इंजन्स फॉर स्पीड जैसे पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। बट ऐसे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में काफी टाइम लग सकता है, जिसको देखते हुए इंडियन नेवी ने इसे IAC-3 का स्टेटस दे दिया, और IAC-2 के लिए यह डिसाइड किया गया है कि वो एक विक्रांत क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। आईएनएस विक्रांत ऑलरेडी इंडक्ट किया जा चुका है, जिसके कारण इसके R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग से टाइम और रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं होंगे, और बहुत कम टाइम में इसे बनाया जा सकेगा। अगर कोचीन शिपयार्ड की माने तो 5 साल के अंदर वो दूसरे विक्रांत क्लास के कैरियर को रेडी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो इंडियन नेवी एक साथ 3 कैरियर्स को ऑपरेट कर पाएगी। मगर हम सब जानते हैं कि इंडियन नेवी के पास इतने एयरविंग्स नहीं है कि वो एक साथ 3 कैरियर्स को ऑपरेट कर सके, क्योंकि कैरियर का मेन काम एयरक्राफ्ट्स को कैरी करना होता है। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट्स ही नहीं होंगे,
तो सिर्फ कैरियर को इंडक्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। इससे रिलेटेड गुड न्यूज एचए ने एरो इंडिया 2025 में ऑलरेडी दे दिया है, और वो है टेडबी एफ का अपडेटेड टाइमलाइन, जिसके अनुसार आईएसी 2 के इंडक्शन के टाइम तक टेडबी एफ की भी प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अगर आपको एरो इंडिया 2025 में टेडबी एफ और कातिल एयरक्राफ्ट्स के बारे में की गई अनाउंसमेंट्स के बारे में जानना है, तो उससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे भी जाके जरूर देखें। नेवल फाइटर जेट्स की कमी को ध्यान में रखते हुए आईएसी 2 को एक रिप्लेसमेंट कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर रीफिट के लिए जाता है तो उसके एयरविंग्स तब भी ऑपरेशनल रहते हैं, या तो किसी ग्राउंड बेस पे या किसी दूसरे शिप पे। तो जब हमारा एक कैरियर रीफिट के लिए जाएगा, तब उसके एयरविंग्स को आईएसी 2 पे शिफ्ट किया जा सकेगा, और ऐसा करने वाला भारत कोई पहला देश नहीं होगा, बल्कि हर देश अपने कैरियर्स को ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। और फिर टेडबीएफ के प्रोडक्शन के साथ नए एयरविंग्स भी कैरियर्स पे ऑपरेट किए जा सकेंगे। जिस तरह चाइना अपनी नेवल पावर को बढ़ाते जा रहा है, उसको देखते हुए इंडियन नेवी की करंट फ्लीट और आईएनएस विशाल के बीच के इस गैप को आईएसी 2 से फिल करने का डिसीजन एक अच्छा स्टेप साबित हो सकता है। बात करें आईएसी 2 के करंट स्टेटस की, तो 2022 में इसकी डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव होने के बाद 2023 में इसे प्रिंसिपल बोर्ड की क्लियरेंस भी मिल चुकी है, और अब फाइनल अप्रूवल के लिए डीएसई और डिफेंस मिनिस्ट्री को पास कर दी गई है। जल्द ही डीएसई की अप्रूवल के बाद 2 साल के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। चीजें इतनी स्पीड अप हुई है क्योंकि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने डीएसई यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के वेपन्स एक्विजिशन प्रोसीजर को रिव्यू करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें इंडक्शन प्रोसीजर्स को फास्ट ट्रैक करना, कंडक्ट ऑफ ट्रायल्स को स्विफ्टली इनिशिएट करना, और भारत सरकार के पॉलिसीज और रिक्वायरमेंट्स के साथ एक्विजिशन प्रोसीजर्स को अलाइन करने जैसे फैसले लिए गए हैं, जिससे कि हमारे डिफेंस फोर्सेस की डिमांड्स को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, जो कि अभी तक काफी स्लो था। और इसका मेन रीजन है डिलेड अप्रूवल एंड एक्विजिशन प्रोसेसेस। बट अब चीजें थोड़ी फास्ट ट्रैक होने की संभावना दिख रही है। इसकी करंट टाइमलाइन को देखते हुए 2031 तक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएसी 2 इंडियन नेवी में इंडक हो जाएगी। ये विक्रांत क्लास का कैरियर अपने प्रीवियस वर्जन के तुलना में और ज्यादा पावरफुल और एडवांस होने वाला है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से पावर्ड होगा, जिससे यूएवीज और लेजर सिस्टम्स जैसे कि दुर्गा एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम को भी ऑपरेट किया जा सकेगा। इसके लिए रोल्स रॉयस के MT-30 इंजन को यूज किया जा सकता है, जिसके लिए मार्च 2023 में यूके और इंडिया के बीच ऑलरेडी एक डील साइन हो चुकी है, जिसमें यूके और इंडिया मिलकर एक जॉइंट कोलैबोरेशन में इन इंजन्स को डेवलप करेंगे। ये वही इंजन्स है जो यूके अपने नए कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ में यूज करता है, और साथ ही साथ अमेरिका के सबसे एडवांस्ड ज़ूमवॉल्ट क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में भी यही MT-30 इंजन्स का यूज किया जाता है। नए इंजन के अलावा इसमें नए रडार्स और डिफेंस सिस्टम्स भी इक्विप किए जाएंगे। अगर सब कुछ सही रहता है, जैसा कि डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा एक्विजिशन प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए पॉलिसीज को रिव्यू किया गया है, उसको देखते हुए 2032 तक हमारा थर्ड कैरियर आईएसी 2 इंडियन नेवी में इंडक्ट होने के लिए तैयार होगा। अगर आपको आईएनएस विशाल और टेडबीएफ के बारे में और डिटेल में जानना है, तो हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे भी जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और फ्री की चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जनरल इलेक्ट्रिक्स के इंजन्स की डिलीवरी शुरू करने से तेजस मार्क 1A की प्रोडक्शन रेट भी तेज हो चुकी है। जनरल इलेक्ट्रिक ने इसी साल मार्च के महीने में पहला F404 इंजन डिलीवर कर दिया है, और दूसरा इंजन जुलाई तक डिलीवर किया जा सकता है, जिसके बाद दिसंबर तक हर महीने 2 इंजन्स डिलीवर किए जाएंगे। इसी के साथ HAL के नासिक फैसिलिटी में बना पहला तेजस मार्क 1A जुलाई मिड तक अपनी पहली उड़ान कंडक्ट करने वाला है, जिसके बाद जुलाई या अगस्त तक ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा।
अगर एचएल की माने तो नासिक फैसिलिटी तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन रेट को 24 जेट्स पर ईयर तक ले जाने में मदद करेगी और करंट ईयर यानी 2025 में 4 से 5 फाइटर्स जेट्स रोल आउट होंगे, जिसे अगले साल बढ़ाकर 8 जेट्स तक किया जाएगा। इसके अलावा एचएल ने अपने बेंगलुरु वाले फैसिलिटी से 6 जेट्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर चुकी है। इसके साथ ही एमका के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को लेकर एक खास खबर सामने आई है, जिसके अनुसार एमका प्रोटोटाइप्स के को-डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की अपनी डोमेस्टिक डेवलपमेंट कंपनीज के लिए टेंडर्स को ओपन किया गया है, जिसमें भारतीय प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती है। जैसा कि हमने पहले ही अपने एरो इंडिया 2025 वाले एपिसोड में भी बोला था, अभी के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन 2028 से शुरू हो जाएगा, जो 4 से 5 साल में कंप्लीट भी हो जाएगा, जिसके बाद एमका का प्रोडक्शन शुरू होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह पाकिस्तान और चाइना अपने डिफेंस बजट और आर्सनल को बढ़ाने में लगे हैं, उसको देखते हुए भारत ने भी अपने सभी प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए नए एपिसोड्स ला सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।